सभी उपस्थित विद्वज्जनों का स्वागत है। इससे हम जरा एक चरक चिकित्सा अध्ययन करने जा रहे हैं। ये कुछ हमारे छोटे मित्रवर्यों की वैद्यराज लेटवड़े तथा अन्य अंकिता और बाकी कुछ लोगों की फरमाइश थी, इसलिए ये सब चर्चा हो रही है। अब ऐसा है कि यहाँ पे मैं कुछ अपने अभ्युपगम रखने वाला हूँ। अभ्युपगम यानी मैं कुछ गृहित मेरा है कि जो सुनने वाले हैं वो कम से कम BAMS पास हो गए हैं। उन्होंने कम से कम एक बार चरक संहिता पढ़ ली है, सिलेबस के कारण हो या अन्य कारण हो। इन्होंने सिलेबस और जो पेशेंट देख रहे हैं ऐसे लोगों को सामने रखकर मैं अपनी बातें रखने वाला हूँ, तो स्वाभाविक रूप से मेरे प्रतिपादन में एक कुछ अलग सी भूमिका मेरी रहेगी। यहाँ पे ऐसी बातें मैं कुछ रखूंगा कि चरक जो पढ़ने है, संहिता पढ़नी है, वो संहिता कैसे पढ़े जो कि हमें चिकित्सा में सिर्फ उस अध्याय के नहीं बल्कि पूर्ण चिकित्सा विषय जो होता है उस व्यवहार में हमें किस तरह की जानकारी मिले, ये एक प्राथमिक बात होगी। और अगर हमें आगे बढ़ना है तो चरक संहिता की प्रकाश में हम आगे कैसे बढ़े, ऐसे विषय पर थोड़ी ज्यादा विशेष चर्चा होगी, ज्यादा चर्चा होगी। इसलिए मेरे कहने का एक अपना अपना ढंग होगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा हम तंत्र युक्ति को सामने रखकर ही ग्रंथ पढ़ेंगे और ग्रंथ पढ़ते पढ़ते ग्रंथों में जितना भी कुछ कहा गया है उसका विस्तार भी करते जाएंगे। बहुत सारी बार ऐसा मैंने सुना है कि आयुर्वेदियों को आउट ऑफ द बॉक्स विचार करना चाहिए, तो मेरे कुछ उसमें आपत्ति नहीं है। सिर्फ मेरा कहने का आग्रह यह रहता है कि कृपया पहले आप इन द बॉक्स क्या है उसकी जानकारी ले ले, उसके बाद आउट ऑफ द बॉक्स क्या रहता है ये सोचने का प्रयास करें। ज्यादातर ऐसे होता है कि ग्रंथों को पढ़ने की अपनी अपनी एक खासियत है, वो सामने रखे बगैर ही ग्रंथ पढ़ा जाता है और ऐसा लगता है कि इसमें कुछ जो दिया है वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए ग्रंथ पढ़ने जब हमें ये बताऊंगा आपको, तब स्वाभाविक रूप से मैं ऐसा गृहित हो रहा है मेरा। आपको कुछ व्याकरण की बातें मालूम है, आपको कुछ पदार्थ विज्ञान की बातें मालूम है, तो मैं ये उसको उस पर विस्तार नहीं करूंगा, उसको स्पर्श करके आगे चला जाऊंगा। थोड़ी चिकित्सा के बारे में कहे तो ऐसा है कि चरकस्तु चिकित्सिते ऐसी मान्यता तो दी गई है। चिकित्सा किसका पढ़ना है तो चरक का पढ़े। अब मैं जो चरक चिकित्सा था देख तब कैसा लगता है मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं कोई एक ऊंचे पहाड़ पर बैठकर, भले ऊंचे पहाड़ पर बैठकर बड़ा एक दरिया देख रहा हूं, या आपने देखा होगा कन्याकुमारी, अगर आपने देखा है तो वहां पे एक से ज्यादा समुद्र इकट्ठा आते हैं और उस तट पर हम जब बैठते हैं तब हमें ये दिखाई देता है कि अगर समुद्र की ओर देखें तो दो समुद्र इकट्ठे आए हैं, और अगर समुद्र के यहाँ पीठ करे तो ऐसा लगता है कि दक्षिण छोड़ के
हाँ। पूरा का पूरा हिंदुस्तान, मेरा देश मुझे दिखाई दे रहा है। तो जब चरक चिकित्सा में पढ़ने जाता हूँ या चरक ऐसे ही भी हाथ लगाता हूँ, तब ऐसी एक भूमिका तैयार होती है कि मैं कैसे एक दो चार, दो नहीं, पांच नहीं, चार, 20 समुद्रों के तट पर बैठा हूँ और सभी के सभी समुद्र मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखो तो मेरा पूरा देश दिखाई दे रहा है। ऐसी कुछ एक भावना निर्माण होती है चरक पढ़ता हूँ। थोड़ा अगर आप गाना जानते हो तो मुझे रहा नहीं जाता, इसलिए उसके उपमा देता हूँ, दृष्टांत देता हूँ। चरक चिकित्सा जब पढ़ता हूँ तब ऐसा लगता है कि पंडित भीमसेन जोशी जी या पंडित कुमार गंधर्व जी एक अपना अपना उनका प्यारा भीम पलास हो या शंकरा हो, ये राग लेकर बैठे हैं और पूरे 2 या 3 घंटे बस वही राग गा रहे हैं। उस राग में ही इतना दम है कि उसका विस्तार 2-3 घंटे हो सकता है, और इन दोनों में भी इतनी ताकत है कि उस राग का विस्तार 2 या 3 घंटे कर सकते हैं। आपने सुना होगा भीमसेन जी का गाना छोटा इंद्रायणी काठी माठी में, गाना है, अगर नहीं सुना है तो जरूर सुनिए। छोटा सा गाना है 3 मिनट का, लेकिन अगर आपने सुना होगा तो मैंने तो सुना है 25 मिनट में उसका उनका वही गाना मैंने सुना है। क्या था अलग, जो था वो अभी चरक चिकित्सा में दिखाई देता है कि उस छोटे गाने में 3 मिनट में उन्होंने जो उस राग की भावना जो थी सब पूरी की पूरी व्यक्त कर दी। जो उस गीत का जो भाव था वो भी व्यक्त कर लिया। लेकिन वो जब एक थोड़े सहूलियत लेकर बैठ गए गाना गाने और वही गाना गा रहे थे, तब उस राग की बारीकियां दिखा रहे थे। उस राग से एक सुर से दूसरे सुर पर कैसे जाते हैं, वहाँ की जो अलंकार बताए गए हैं वो कैसे होते हैं, उसके गाने की जो मींड होती है, मुर्की होती है, खटका होता है, वो सब कैसे होता है, ये सब वो दिखा रहे थे, दिखाते हैं। वही मुझे चिकित्सा शास्त्र में लगता है कि चरक जी समझो कि एक बड़े ऋषि है और बड़े सहूलियत लेकर बैठे हैं और बोल रहे चलो चलो पूछो बेटो, आपको जो पूछना है पूछ लो और मैं विस्तार से बताऊंगा। मैंने भी खुद ने भी ऐसा अनुभव किया है। मेरे गुरु जी है वैद्य रमेश सामल, अभी अभी के अनुभव बता रहा हूँ मैं। जब सीखता था तब कोरटकर जी से या अन्ना करमलकर जी से भी मैंने ऐसा ही सीखा है कि बड़ी सहूलियत लेकर जब बैठते थे तब उनका कुछ अलग ही मूड होता था। अब हास प्रयास करते करते तो बता रहा था मैं रमेश सानल जी के यहाँ, उनके गांव जाता था मैं। पुणे के पास गांव है, नहीं तो कोकण में गांव है। तब 10-10 घंटा हम इकट्ठा बैठते थे। गुरुजी कुछ बताते थे, कुछ पूछते थे, कुछ बताते थे, कुछ पूछते थे। बस चरक का एक आधा सूत्र लेकर भी हम 2-2 घंटे चर्चा नहीं करते थे, गुरुजी बताते थे, मैं सुनता था। तो ऐसा है। तो उसी तरह के हमें जो चिकित्सा स्थान देखना है वो इस तरह से देखना है कि अभी इसमें ताकत कितनी है। इसलिए सिर्फ शब्दों पर ध्यान हम देंगे क्योंकि वो सामान्य निकष है, सामान्य जरूरत है। लेकिन तंत्र युक्ति की मदद लेकर पढ़ते पढ़ते हम इसमें क्या क्या लिखा है और उसका हमें डायरेक्ट व्यवहार में किस किस तरह से उपयोग है, ये हर एक अध्याय का देखते जाएंगे। अब चरक चिकित्सा की वैशिष्ट्यता और एक है, एक और विशेषता है। ये जो इतने 30 अध्याय लिखे हैं, वो 30 अध्याय भी एक ही मोनोटोनस सिस्टम में नहीं लिखे हैं। अब ये उसकी विशेषता है। जब हम थीसिस लिखते हैं या कुछ लिखते हैं तब हमें वो एक ही टिपिकल प्रोफाइल में प्रोफॉर्मर में लिखना पड़ता है। अब चरक चिकित्सा की विशेषता ये है कि हर एक अध्याय की अपनी अपनी अलग पहचान है और ये पहचान उसका सौंदर्य बढ़ाती है, ना कि कम करती है। ऐसे नहीं कि अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बस इसके बाद ये आया। ऐसा अगर होता है तो क्या होता है कि हमें एक
अध्याय पढ़ने के बाद पता चलता है कि अरे ये तो अध्याय पढ़ लिया, बाकी पूरे के पूरे अध्याय यही होंगे, ये सिस्टम होगा, ये होगा, ये होगा वो। लेकिन चरक चिकित्सा जब पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि जैसे हर एक अध्याय हो, में हर एक अलग अलग महफिल हो। तो उसी का आनंद हम अब आज से लेंगे, क्योंकि रसायन वाजीकरण ये खुद खुद अलग अध्याय है, एक पूरा का पूरा अलग विज्ञान है, इसलिए उस पर जरा थोड़ा आज नहीं बातें करेंगे। और जोरा अगर सिखाने लगूं तो पूरा साल वही सिखाता रहूंगा, ऐसा मुझे ही डर लग रहा था। इसलिए थोड़ा सा शॉर्टकट, और जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि कुछ गृहीतक सामने रखते हुए श्रोताओं की एक मनोभूमिका की पहचान आप बनाइए, और मैं भी बना लेता हूँ कि आप पढ़े हैं, चरक पढ़ा है, चिकित्सा का अनुभव आप कर रहे हैं, पेशेंट देख रहे हैं, और आपको कुछ व्याकरण या जो कुछ मूलभूत फर्स्ट ईयर में सीखा था वो याद है, ऐसा गृहित मेरा है। उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहले देख लेते हैं इसकी संगति क्या है, इस अध्याय की संगति। तो ये रसायन वाजीकरण पहला एक जो अलग ही तंत्र ही है, अष्टांग योग का एक वाजीकरण और रसायन, ये अलग तंत्र ही है, ये अलग एक उसका अंग है। उसकी चर्चा पहले 2 अध्यायों में की गई है। उसके बाद ज्वर आता है, और ज्वर के बाद ज्वर संतापाद रक्तपित्तम उदीर्यते, इस संगति को लेकर के उन्होंने ज्वर संताप के बाद रक्तपित्त आता है, इसलिए अभी हम रक्तपित्त की चर्चा करेंगे। ऐसे उन्होंने संगति स्थापित की है। अब ये देखिए, जितने भी हमारे ग्रंथ है, उस ग्रंथों में उसकी एक संगति रखना बिल्कुल जरूरी होती है। अभी ये जो फॉर्मेट है संगति का, ये मीमांसक का अपना फॉर्मेट है। मीमांसक जब ग्रंथ की रचना करते हैं तब उनका एक मानना है कि 5 मुद्दे कम से कम होने चाहिए, उसमें आपका प्रस्ताव होना चाहिए, जो कुछ भी आपको कहना है उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, उसके बाद पूर्व पक्ष होना चाहिए, उसके बाद उत्तर पक्ष होना चाहिए, और यह निर्णय होना चाहिए, नहीं तो ये संगति होनी चाहिए कि किसके बाद ये क्या कर रहे हैं। तो उसी का जो वैशिष्ट्य है वो यहाँ पे आया हुआ है कि किसी भी अध्याय की प्रस्तुति जब होती है तो पहले संगति कहते हैं, एक उसका एक प्रभाव। जैसे कि आप गाने में देखते होंगे कि अगर किसी ने एक गाना शुरू कर दिया, तो आज समझो उसका शाम की समय है, शाम का समय है, तो शायद वो यमन से शुरू कर दे या और कोई उनका हो मुल्तानी से शुरू कर दे। तो इस राग के बाद क्या गाना है, या इस राग में अभी पहले तो बड़ा ख्याल गाया, उसके बाद छोटा ख्याल, कुछ तराना या कुछ भजन, ऐसे कुछ उनकी एक संगति रहती है। या तो 2 घंटा वही ख्याल वही राग गा ले, नहीं तो एक बड़ा ख्याल गा ले एक राग में और दूसरे का राग में छोटा सा तराना गा ले। वैसे अपनी अपनी संगति रहती है, और उसमें भी एक अपनी अपनी संगति क्यों रहती है, क्योंकि एक माहौल बन जाता है, एक मूड बन जाता है। तो उसी मूड को लेकर एकदम पूरा का पूरा उल्टा पुल्टा नहीं करते, उसी मूड को लेकर आगे चलते हैं। ऐसा ही है, ये संगति बताना जरूरी है। तो इसकी संगति बता दी हम। तथा ज्वर संतापात रक्तपित्तम उदीर्यते, तो ज्वर संतापात रक्तपित्तम उदीर्यते, इसकी चर्चा पहले हम कर चुके हैं। कश्चित् रोगो रोगस्य हेतुर्भूत्वा प्रशाम्यति, न प्रशाम्यति चाप्यन्य हेतुतम कुरुते पीछ। इस सूत्र के इसमें चर्चा, ये सूत्र आया है, यथा ज्वर संतापात रक्तपित्तम उदीर्यते। तो वही संगति उन्होंने दे दी है। पूर्व काल में आपने रक्त, अभी वो तीसरे और चौथे श्लोक में शिष्य पूछते हैं, और वो जो गुरुजी घूम रहे हैं यहाँ वहाँ पंचगंगा की छोर पर, वहां पे पूछ रहे हैं कि पूर्व काल में आपने रक्तपित्त का हेतु लक्षण विवरण किया, अब उसके आगे क्या करना है वो बताइए, हे गुरु वो बताइए। तो उसके बाद गुरु कहते हैं, गुरु जी की प्रतिज्ञा है
रक्तवित्तम शीघ्रम उपाचरेत। अभी ये प्रतिज्ञा की ओर ध्यान दीजिए। 5वां श्लोक है शीघ्रम रक्तवित्तम उपाचरेत। अब इसमें उस व्याधि का स्वभाव पता चल जाता है कि रक्तवित्त जो है शीघ्र उपाचरेत, उसकी चिकित्सा जो है शीघ्र करनी चाहिए, तुरंत करनी चाहिए। और वो शीघ्र क्यों होता है? क्योंकि उसके कुछ विशेषण है। महागदम, महावेगम और अग्निवत शीघ्रकारी होता है। ये जो रक्तपित्त व्याधि है वो महागद है, महावेग है और अग्निवत शीघ्रकारी है। अब जो नए लोग आए हैं उनको तो शायद मालूम नहीं होगा, इसलिए बता देता हूं कि मैं जब व्याख्यान देता हूं ऐसा पब्लिक व्याख्यान में तो कोई मैं आग्रह नहीं देता, क्योंकि ये जब व्याख्यान देता हूँ, कुछ पढ़ाता हूँ, तो आपके पास कागज, पेन और चरक संहिता या जो भी ग्रंथ हो वो होना चाहिए। तो अभी ये आपको मैं पहला एक्सरसाइज दे रहा हूं कि महागम, महावेगम और अग्निवत शीघ्रकारी, ये 3 लक्षण बताए हैं, ये विशेषण बताए हैं। तो ये तो शब्द का अर्थ आपको पता है। अब इसके लाक्षणिक और व्यंजक अर्थ क्या होते हैं, इसका अध्ययन आपको करना है, ताकि आपको पेशेंट जब आएगा तब क्या क्या देखना है, क्या क्या पूछना है और क्या क्या परीक्षण करना है, इसका पता चले। और एक बार पूरा स्पष्ट करता हूं, ये महागदम, महावेगम, अग्निवत शीघ्रकारी, इन 3 विशेषणों के शब्द तो आपको पता चले, ये 5वें श्लोक में दिए गए हैं। तो इसका लाक्षणिक अर्थ क्या होता है और व्यंजक अर्थ क्या होता है, इसका आप अध्ययन करें। अब जो लोग नए आए हैं उनके लिए थोड़ी सी एक पुनरावलोकन कर लेते हैं। शब्द का जो उच्चारण के बाद तुरंत जो अर्थ समझ में आता है उसको कहते हैं अभिधा, या शब्द का अर्थ, अभिधा, वाच्यार्थ बोलते हैं उसको। अब जब ऐसा होता है कि उस शब्द से पूरा ज्ञान होने के बावजूद भी उसका कुछ अलग अर्थ ज्यादा होता है, उसमें कुछ सुझाव रखते हैं, तो उसके बोलते हैं लाक्षणिक अर्थ। यह व्यापक अर्थ होता है थोड़ा सा। अब उसके बाद भी, व्यापक अर्थ के बाद भी ऐसी बात होती है कि उससे कुछ हमें सूचना मिलती है बर्ताव के लिए, तो उसके कहते हैं व्यंजक अर्थ। व्यंजक यानी सूचना देना। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जो लोग नए आए हैं या जो सीखे हुए हैं, फिर भी एक थोड़ा सा पुनरावलोकन हो जाएगा कि मैं कहता हूं नमस्कार, कोई मिलता है विद्यार्थी या कोई गुरुजी मिलते हैं तो कहता हूं नमस्कार। तो नमस्कार का मतलब पहले तो होता है वाच्यार्थ से कि नमस्ते, अच्छा नमस्ते, कि आपको नमस्कार है। अब जिस मूड में मैं नमस्कार बोलूंगा उससे पता चलेगा कि नमस्कार यानी आपका एक स्वागत हो रहा है। ये हुआ उसका वाच्यार्थ से शब्द। नमस्कार इस ढंग में उच्चारण करूंगा तो उसका अर्थ कुछ होगा कि चलो आपका स्वागत है। और उस जिस ढंग में मैं उच्चारण करूंगा तो स्वागत है के बाद भी और कुछ ज्यादा पता चलेगा कि आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, बहुत अच्छा लगा आपको मिलकर, ये सूचना मिली। और अगर मैं कहता हूँ नमस्कार, यानी कि आपको मिला, आपकी दखल मैंने ले ली, अब आप निकल जाइए, तो ये मेरे कहने का जिस तरीके से मैं ढंग से उच्चारण करूंगा उससे मुझे एक ही नमस्कार शब्द के शब्दार्थ पता चलेगा, वाच्यार्थ जिसको बोलते हैं, लक्षणार्थ पता चलेगा। और व्यंग्यार्थ यानी कि आपकी उपस्थिति मुझे अच्छी लगी या बुरी लगी तो आप अंदर आइए, बैठिए, और नहीं तो चले जाइए, जो कुछ भी मुझे कहना है। तो ऐसे शब्द के 3 अर्थ होते हैं। तो महागदम, महावेगम, अग्निवत शीघ्रकारी,
इसका आपको एक थोड़ा सा अध्ययन करना है। तो ठीक है, महादम महावेगम अग्निवत शीघ्रकारी, इनका वाच्यार्थ क्या हुआ, लक्ष्यार्थ क्या हुआ और व्यंग्यार्थ क्या हुआ। अभी लक्ष्यार्थ में क्या क्या पता चलेगा थोड़ा सिखाता हूँ, पहला ही लेक्चर है। तो लक्ष्यार्थ में क्या पता चलेगा कि ये महारथ है, महावेग है और अग्निवत शीघ्रकारी है। इसका मतलब हमें इसकी ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल सेट करते समय क्या क्या विचार करना चाहिए, ये थोड़ा सा लाक्षणिक अर्थ से पता चलेगा। और अग्निवत शीघ्रकारी महागदम महावेगम, इसका व्यंग्यार्थ क्या होगा कि आप किस तरीके से पेशेंट को अप्रोच करें। ट्रीटमेंट करनी है तो क्या क्या आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इस शब्द, इस व्यापक या अति सूचना उसको मिलेगी आपको कि यहाँ पे आपको क्या क्या साध्य साध्यता का ध्यान रखना पड़ेगा, फिर अरिष्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो बाकी बातें हैं जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में पेशेंट आने के बाद शुरू होती है, उन सब की सूचना आपको व्यंग्यार्थ से मिल जानी चाहिए। तो महागणम महावेगम अग्निवत शीघ्रकारी के शब्द का अर्थ में पता चल गया। व्यंग्यार्थ से पेशेंट जब क्लिनिक में आता है तब उसको अप्रोच कैसा, क्या क्या देखना है ये पता चलेगा। और व्यंजक जो अर्थ होगा लक्षणार्थ के बाद, उससे आपको इसका क्या क्या हो सकता है, आगे क्या हो सकता है, पीछे क्या हुआ होगा, ये सब जो सूचना है वो इन शब्दों से मिलती है कि नहीं, ये आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने जैसे पहले भी कहा कि मैं कुछ आपकी विद्वत्ता गृहित धरने वाला हूँ। गृहित विद्वत्ता के आगे ही मैं बोलूंगा। तो चलो आगे चलते हैं। छठवें श्लोक में उन्होंने तस्योस्यं तीक्ष्णम् अम्लं च कटूनि लवणानि च धर्मश्चान्नविदाश्च हेतु पूर्व निदर्शितः, उसके हेतु पूर्व ही बताए गए हैं। अब इन हेतुओं का आप जो मद निदान जब पढ़ते हैं तब उनमें 13 प्रकार के हेतु बताए गए हैं। आपको ये जो एक सूत्र में बताए गए हैं, ये सूत्र के बताए हुए हेतु उन 13 प्रकारों में बांटने हैं। ये आगे वाला एक्सरसाइज हो गया। यहाँ पे तो एक सूत्र में बताया तस्योष्णम तीक्ष्णम आम्लं च कटूनि लवणानि च धर्मश्चान्नविदाश्च, इतने हेतु पूर्व निदर्शित था, पूर्व आपको बताए गए हैं। आपका एक्सरसाइज शुरू होता है। टेबल तैयार कीजिए। टेबल तैयार करते समय ये एक पे लिखिए, अपने वर्टिकल जो कॉलम होता है उसमें लिखिए 13 प्रकार के, 13 प्रकार निदान के। और जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उसमें एक एक लिखिए कि क्या है इसमें। उष्णम, तीक्ष्णम, अम्लन, कटु, लवण, धर्मश, अन्न विदाह, ये सब जो बताया गया है वो रो में लिखिए। अब उसका टैली कीजिए कि ये जो पहले बताया गया है उष्ण, ये क्या पहले अपने किस तरह के हेतु में ये टिक होता है उस पर टिक कीजिए कि ये उत्पादक होते हेतु होगा या व्यंजक हेतु होगा। समझ में आया ना कि ये जो 13 हमने कॉलम में लिखे हैं और रो में लिखते जा रहे हैं एक एक हेतु, तो उस पर आप टिक कीजिए कि हेतु ये जो लक्षण है कि उष्ण, ये उत्पादक हेतु हो सकता है कि नहीं, ये तीक्ष्ण है, ये उत्पादक हेतु होगा या व्यंजक हेतु होगा। ऐसे सब आप एक पूरे हेतुओं का एक विश्लेषण कीजिए। ये आपका बन गया दूसरा एक्सरसाइज। अब इसमें आपको पता चलेगा कि हर एक हेतु कभी कभी एक व्यंजक भी हो सकता है और उत्पादक भी हो सकता है। अगर उसको व्यंजक होना है तो आपको इतिहास पूछना पड़ेगा। ये आपका व्यंग्य जगह अर्थ हो गया कि उष्ण है, उष्ण बिल्कुल व्यंजक भी हो सकता है, उत्पादक भी हो सकता है। तो व्यंजक कब होगा, जब दीर्घकाल उनका थोड़ा 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 उष्ण रोज खाता है या उष्ण काल में उष्ण कुछ विहार करता है,
तो वो उसके लिए व्यंजक हेतु हो जाएगा। कम से कम साल, 6 महीने, साल भर उसका व्यंजक हेतु चलता रहेगा। और अगर तत्काल रक्तपित्त होता है कि कल नहीं था और आज मेरी नाक से खून बह रहा है या आज मेरे कानों से खून बह रहा है, इसका मतलब ये क्या है कि ये उष्ण या Bukannya तीक्ष्ण या salah, अंदर, ये अभी salah उत्पादक Kak. हेतु है। उत्पादक हेतु Bukan. है यानी ये कल या परसों ही निकले हुए हेतु है, उसके बाद ये उसका मैनिफेस्टेशन हो गया है। तो इसलिए आपको हर एक हेतु का उसका अपना अपना स्वरूप क्या होगा और उसका और विवरण कीजिए आप। ये जो मैं अध्ययन दे रहा हूँ पूरे हफ्ते भर तक चाहे आपका, समझ में आ गया? चलो, अगर आपको कोई शंका है तो कुछ काम करके मुझे फोन कीजिए, तो मैं बताऊंगा। अगर फिर भी समझ में आएगा तो मैं आपको एक टेम्पलेट बनाकर भेज दूंगा। तो उसके बाद चर्चा करते हैं तैर हेतु मेरे समुत्कृष्टम पित्तम रक्तम प्रपद्यते। अभी अभी यहाँ पे चर्चा करनी है, इसकी संप्राप्ति दी गई। पित्तम रक्तम प्रपद्यते, अभी जो तैर हेतु मेरे समुत्कृष्टम, उत्कृष्ट हुआ हुआ पित्त रक्त में प्राप्त होता है। अब थोड़ा सा षटक्रिया काल की ओर से देखिए। क्षय, प्रकोप, प्रसर और उसके बाद आगे वाले सब शुरू होते हैं। तो उत्कृष्ट हुआ है पित्त, उत्कृष्ट हुआ हुआ पित्त रक्त में प्रपद्यते, प्राप्त होता है। तो अधिक पद, इसका कुछ अपना अपना माया है, आप शब्दकोश में देख लीजिए। प्रपद्यते का मतलब क्या होता है। तो जो प्राप्त होता है वो थोड़ा सा किस अवस्था में आता है कि जब ये पित्त उत्कृष्ट होगा, यानी प्रकोपावस्था पूरी हो गई है, उसके बाद जब वो प्रसर अवस्था में आएगा पित्त, तब वो रक्त में प्रपद्यते हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पे क्षय अवस्था की और प्रकोप अवस्था की उपेक्षा की गई है। किसने की है? शायद पेशेंट ने की है, शायद वैद्य ने की है। तो ये दो अवस्था हो गई है और हेतु का उसी तरीके से चलता आ रहा है। हेतु हेतु कंटिन्यू हो रहे हैं, इससे पित्त रक्त तक प्रपद्यते, प्रसर हो गया और उसमें चला गया। ये सब हो गया है। ठीक है। तो अभी आपको ये और एक बात है कि समुत्कृष्टम पित्तम रक्तम प्रपद्यते तद योनित्वात् प्रपन्नंच। अभी पित्त और रक्त उसमें योनि भाव है। तो प्रपन्नंच, प्रप हो गया है तो वर्धते तत् प्रदूषे। जैसे अपने ही घर का कोई आदमी बाहर से कोई गड़बड़ करके अपने ही घर में आ जाता है, या ऐसे थोड़ा सा सामान्य उदाहरण लेते हैं, घर का कोई बच्चा है, बारिश में भीग कर आता है, पूरे कपड़े मैले करके, गंदे करके, कीचड़ में खेलकर घर में आता है, तो घर में आएगा ना, उसका ही घर है। घर में आने के बाद वो यहाँ वहाँ उछल कूद करता है, तो पूरा घर का सत्यानाश कर देता है। तो ऐसे ही वर्धते तत् प्रदूषयत, घर में एक आदमी बढ़ जाता है और वो प्रदूषण करता है। तस्य उष्मणा, अभी किसकी उष्मणा से आपको पता करना है। द्रवो धातुर धातुर धातो प्रसिद्धते, द्रवो धातुर धातुर धातो प्रसिद्धते। धातु, अभी यहाँ पे आपका रचना शारीरिका का ज्ञान शुरू होता है। तस्योष्मणा द्रवो धातुर धातुर धातो प्रसिद्धते। अभी आपको एक मैं छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट बता देता हूँ। आपका जो टेबल रहता है उस पर शायद कांच रहती है। एक अपना टेबल टेबल टॉप रहता है लकड़े का, और उस पर कांच रहती है। तो टेबल टॉप पर आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, कांच रख दीजिए वहां पे। और कांच रखने के बाद वो टेबल टॉप और कांच में से दोनों के बीच में एक कागज रख दीजिए, जो कि बाहर पानी निकल सके। तो ऐसा होता है कि जो पूरा अंदर गया हुआ पानी है वो पहले निकल आता है, और जो बाहर का तो गिरता रहता है। तो इसका मतलब ऐसे नहीं होता कि कागज रखने से अंदर का पानी बाहर आ गया, नहीं, बाहर का ही पानी बाहर आता है, लेकिन जो अंदर का पानी है वो थोड़े से लैटरल साइड पे जो पानी रहता है उसकी जगह ले लेता है।
उसी तरह धातुर्धातु प्रसिच्यते, उस रक्तवाही स्रोतस के निकटतम या मांस व स्रोतस होगा या मेद व स्रोतस होगा, उनका जो द्रव धातु है वो अपनी तरफ खींच लेता है और वो सिद्ध्यता यानी उसको स्वेदन होता है, समृद्धि भूयस्थ अधिगच्छति, और वो एक तो प्रदूषण हो है, उसके बाद वो अधिगच्छति समृद्धिम, वो वृद्धि हो जाती है। अब उसके बाद उसकी निरुक्ति बताई है। ये आपको काम करना है, इसका डिटेलिंग मैं नहीं करूंगा, ये मैंने ये बता दिया कि कब शुरू होता है ये। अब इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या होता है आप बताइए। कि षटक्रिया काल में ये प्रसर अवस्था है, इसका मतलब क्या क्या होता है, इसका मैनिफेस्टेशन, इसका लक्ष्यार्थ क्या होता है, इसका व्यंग्यार्थ क्या होता है। कि अगर रक्तपित्त हुआ है तो क्षय और प्रकोप अवस्था की उपेक्षा या तो पेशेंट ने की है या तो वैद्य ने की है। इसका मतलब ये जो हमने हेतु का एक टेबल किया था, उसमें से एक तो जो उष्ण तीक्ष्ण अम्ल वगैरह है, उसको जब हमने व्यंजक हेतु किया था, उसका कुछ थोड़ा पुनरावलोकन करना चाहिए। नहीं तो इसकी एक मान्यता ऐसी होगी कि बिना क्षय के भी प्रकोप होता है, ऐसा भी कुछ हेतु हो सकता है। पुनः एक बार कहता हूँ, अक्षयेपि दोषाणाम प्रकोपो भवत्येव, बिना क्षय के भी प्रकोप होता है, ऐसी भी एक घटना घटती है। तो इसका मतलब जो हमने कहा कि तीक्ष्ण या उष्ण या अम्ल, ये इतना प्रभावशाली हेतु होगा कि उन्होंने क्षय होने के बगैर ही प्रकोप कर दिया और उसका प्रसर हो गया। ये एक का तत्कालीन अवस्था हो सकती है, नहीं तो दीर्घकालीन अवस्था क्या होगी कि बस ये उष्ण तीक्ष्ण का सेवन कर रहा है, उसको ध्यान में नहीं आ रहा कि अरे भैया ये पित्त का क्षय हो गया, उसका प्रकोप हो गया, प्रसरावस्था में चला गया, और प्रसरावस्था में जाने के बाद वो रक्त में चला गया तयोनित्वात्, और उसके बाद ये रक्तपित्त का प्रादुर्भाव हो गया। तो इसके लिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या होगा, इस पर आपको निबंध लिखना है। जरूरी नहीं कि वो ठीक हो, समुचित नहीं हो, लेकिन आपकी क्लिनिकल दृष्टि उससे तैयार हो रही है कि नहीं, ये हमें देखना है। क्योंकि ये जब क्लिनिकल दृष्टि तैयार होगी तब आपकी चिकित्सा की दृष्टि भी तैयार होगी। यानी कि जब आपको पता चलता है कि नहीं, इसका पित्त का प्रकोप नहीं हुआ था, पित्त के क्षय का बावजूद इसका प्रकोप हुआ है, कल ही रात को या कल सुबह या एक दो दिन में इसने कुछ इतना तीखा खाया है कि नाक में से रक्त आ गया, तो आपका चिकित्सा का अनुरोध ही बदल जाता है। और जब आपको पता चलता है कि ये कई सालों से तीखा खाता आ रहा है, 2 साल हो गए तीखा खाता आ रहा है, गर्म खाता आ रहा है, या हीट ट्रीटमेंट में काम करता आ रहा है, तो आपका चिकित्सा का अप्रोच ही बदल जाता है, आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ही बदल जाता है। और ये दृष्टि आपकी तैयार होनी चाहिए। ठीक है, तो पूरा हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब ये आगे चलते हैं। तो 9वें इसमें निरुक्ति दी है उन्होंने, संयोगात् दूषणा तत्तु सामान्यात् गंधवर्णयोः रक्तस्य पित्तमाख्यातम रक्तपित्तम मनुष्यभिः। अब निरुक्ति क्या क्या बताती है, और निरुक्ति और व्युत्पत्ति का भेद, क्योंकि मैं पहले 100 व्याख्यानों में कह चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ क्योंकि भाई कुछ नए लोग आए हैं। तो व्युत्पत्ति जो होती है उसमें उसके धातु अनुसार होने वाले शब्दों का एक परस्पर रिलेशन पता चलता है। कि जैसे कि रक्त पित्त, इसमें रक्त धातु है, रक्त एक शब्द है, पित्त है, और इन दोनों का एक समास हुआ है। ये ज्ञान हमें व्युत्पत्ति से पता चलता है। लेकिन निरुक्ति जब होती है तब निरुक्ति को मैं थोड़ा अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऑपरेशनल डेफिनेशन, कि इस रक्त का ये तो अभी हमें व्युत्पत्ति पता चल गई, लेकिन हम इसको कैसे देखते हैं, इसका जो एक विवरण करना पड़ता है, उसको कहते हैं निरुक्ति। तो निरुक्ति का मतलब होता है ऑपरेशनल डेफिनेशन। जैसे कि
मैंने अगर कह दिया कि आज हमारे घर में क्या बने, चलो बेसन के लड्डू बनने वाले हैं, तो बेसन और लड्डू ये तो पता चल गया। लेकिन हमारे घर में लड्डू बनाते समय 1 2 3 4 प्रक्रिया होती है, ये सब हो गई उसकी निरुक्ति। तो अगर कोई दूसरा आता है और कहता है कि नहीं, ये बेसन के लड्डू और मेरे घर के बेसन के लड्डू अलग है, तो स्वाभाविक है, हो सकते हैं, क्योंकि उसकी व्युत्पत्ति एक ही है लेकिन उसकी निरुक्ति अलग अलग है। जैसे कि बहुत बार हो जाता है, अभी मैंने एक पूर्वी में कुछ काल में हम लोग सांगली में जाते थे दातार गुरु जी के पास, तब कभी कभी चाय पीने ऐसे ही टहलने के लिए निकलते थे, कभी कभी भूख लग जाती थी, तो वहां पे हमने देखा कि सिर्फ एक हमारी पहचान वाला बटाटे वड़ा ही मिल रहा है। तो एक बार मैंने उसको देखा और पूछा कि यहाँ पे कुछ डोसा विसा नहीं क्या, रोज यार वड़ा खिलाते हो, जब भी आते हैं हम, रोज नहीं जाते थे। तो बोला नहीं, डोसा विसा नहीं रहता हमारे यहाँ। तो बाद में एक दिन मैंने देखा कि एक आदमी डोसा खा रहा है। तो मैंने उसको पूछा, ये तो क्यों खा रहा है डोसा? तो ये तो बोला, ये डोसा थोड़ी है, ये अम्बोड़ी है। मैंने कहा जो भी है लेके आओ। तो लेके आया, तो मुझे डोसा और अम्बोड़ी का फर्क मालूम है। मैंने कहा ये तो डोसा है भैया। तो बोला नहीं नहीं नहीं, हम इसको अम्बोड़ी बोलते हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। सांबर? वो सांबर नहीं बनाते हम लोग। मैंने वापिस एक बार उसको पूछा कि अरे ये क्या खा रहा है फिर? तो बोला उसको हम कट बोलते हैं। तो मैंने बोला वो लेके आओ। तो वो लेके आया, बोला अरे ये तो सांबर है। नहीं, बोले हम इसको कट बोलते हैं। तो यानी वो खिला रहा था मुझे डोसा और सांबर, लेकिन कह रहा था उसको आम्बोड़ी और कट। तो इसका मतलब मुझे उसकी डोसा शब्द और अम्बोड़ी शब्द का शब्दार्थ का ज्ञान था, लेकिन उसकी निरुक्ति उसने कुछ अलग ही की थी, मैंने कुछ अलग ही की थी। तो ये फर्क होता है। निरुक्ति का मतलब है ऑपरेशनल डेफिनेशन। तो अभी इस ऑपरेशनल डेफिनेशन को लेकर यानी उसकी एक भूमिका बन जाती है कि इसको क्यों नहीं आप रक्तपित्त बोलते? नहीं, संयोगात दूषणात् तत्तु सामान्य गंधवर्णयोः रक्तस्य पित्तमाख्यातम, इस शब्द से जो पता चलता है उसको हम रक्तपित्त कहेंगे। अगर इसकी व्याप्ति से बाहर है तो उसको रक्तपित्त नहीं कहेंगे, उसको कुछ अलग बात दे सकते हैं। उसके बाद उसका अधिष्ठान बताया गया है कि प्लियानंच चैव तदधिष्ठाय वर्तते श्रोतांसि रक्तवाहिनी तन्मूलानि ही देहिनाम। अभी इसका आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखे। अब यही इसी पर सूत्र पर आपको विमर्श करना है कि रक्तपित्त की क्लिनिकल परीक्षा, अभी तक लक्षणों पर गए ही नहीं है हम, लेकिन उसके पहले ही उसका सिर्फ अधिष्ठान बता दिया है कि प्लिहानंच यकृच्चैव तदधिष्ठाय वर्तते श्रोतांसि रक्तवाहिनी तन्मूलानि ही देहिनाम। तो अभी हमको जब रोगी की परीक्षा करनी है तब हमारे पास उपाय होते हैं दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न। तो आप अभी एक टेबल बनाइए वापिस एक बार। कॉलम में लिखिए दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न, और रो में लिखिए, रो में एक प्लीहा, दूसरे रो में लिखिए यकृत, तीसरे रो में लिखिए रक्तवाहिनी, और चौथे रो में लिखिए रक्तवाहिनी स्रोत के मूल। अभी इसमें आपको दर्शन परीक्षा क्या करनी है, स्पर्शन परीक्षा क्या करनी है, और प्रश्न परीक्षा क्या करनी है, इसका आप विस्तार करें तो पूरे आपके 4-5 कागज उसके वाले भर जाएंगे। तो ये आपका अगले वाला एक्सरसाइज। अब ये हो गई रोगी की परीक्षा। तो रोगी की परीक्षा जब करनी है रक्तपित्त रोग में, रोगी की परीक्षा कैसे करेंगे?
निदान, पूर्व रूप, रूप, संप्राप्ति, उपशय, अनुपशय, अरिष्ट लक्षण, इस सभी से हम उसके रोग की परीक्षा करेंगे। लेकिन रोगी की परीक्षा जो करनी है वो होगी दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही परीक्षित अथो रोगिणम। अभी इसमें क्लिनिकली आपको क्या क्या देखना है, तो ये जो उसके अधिष्ठान दिए हुए हैं, लिहानंच यकृच्छयो तदधिष्ठाय वर्तते श्रोताओं से रक्तवाहिनी तन्मूलानि ही देखना। तो इसके लिए आपको टेबल बनाना है। आपके पास कंप्यूटर है तो अच्छी बात है, नहीं तो कागज पर बनाइए। कॉलम में लिखेंगे आप दर्शन स्पर्शन प्रश्न, और रो में लिखेंगे प्लीहा, यकृत, रक्तवाही स्रोत, और अगले कॉलम में, अगले रो में रक्तवाही स्रोत के मूल। और उसकी परीक्षा कैसी करनी है, दर्शन से क्या करेंगे, प्रश्न से क्या करेंगे, स्पर्शन से क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब आपको लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी 11-12 में उसके दोष विशेष लक्षण दिए हुए, सांद्रम, कपान्वितम, वातिकम, पैतिकम, ये सब दिए हुए। और ये 12वें श्लोक में आखिरी वाला जो एक चरण आता है, सौसुष्टलिंगम संसर्गात त्रिलिंगम सन्निपातिकम, इस पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। सौसुष्टलिंगम संसर्गात त्रिलिंगम सन्निपातिकम। अभी इसके लिए पहले संसर्ग और सन्निपात संकल्पना समझ ले। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा संसर्ग कितने होते हैं, इस संख्या को आप जान ले। सन्निपात कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आप जान ले। संसर्ग के प्रकार आप जान सकते हैं। और संसर्ग में सिर्फ ऐसा नहीं कि वात पित्त, पित्त कफ, वात पित्त, वात कफ, इनको नहीं, उनकी कम से कम वृद्ध, सम, क्षीण 3 अवस्था, और उसके विकल्प कितने होते हैं ये आप समझ लो। यानी कि वात वृद्ध, पित्त सम, वात वृद्धतर, पित्त सम, वात वृद्धतम, पित्त सम, ये एक संसर्ग हो गया। वात वृद्धतर, पित्त वृद्धतर, वात वृद्धतम, पित्त वृद्धतम, ऐसे पित्त की 3 छटाएं, कफ की 3 छटाएं, वृद्ध, क्षीण, क्षीणतर, क्षीणतम, सम, यानी हर एक दोष की 7 छटाएं होती है। सम, वृद्ध, वृद्धतर, वृद्धतम। और उसके नीचे वाले आ जाएंगे आप नीचे वाले एक्सिस पर, तो क्षीण, क्षीणतर, क्षीणतम। तो हर एक दोष के 7 छटाएं बन जाती है। और उसके कारण वात की 7 छटाएं, पित्त की 7 छटाएं, तो कितने संसर्ग बन जाते हैं तो उसका आपको पता चल जाएगा। तो यानी वात की 7 छटाएं, पित्त की 7 छटाएं, आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके देख लीजिए। पहली 2 बार देख लीजिए कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक संसर्ग हो ही हो, ठीक है ना। और सन्निपात के वहां पे भी ऐसा ही होता है कि हर एक दोष की 3-3 छटाएं, तो वात की 3 छटाएं, पित्त की 3 छटाएं, कफ की 3 छटाएं, तो इसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशंस कितने बनते हैं। आपके पास कंप्यूटर है तो ये सब करना आपके लिए बहुत ही संभव है। और ये करने के बाद ये तय कीजिए कि उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा। अगर पित्त वृद्धतमा है और वात वृद्ध है, तो जो अग्निहोत्र शीघ्रकारी है उसका मैनिफेस्टेशन कैसे होगा। अगर पित्त वृद्धतम है और कफ क्षीण है, तो उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कैसे होगा, कहाँ पे होगा, कितनी देर में होगा, ये सब जानने की आप कोशिश कीजिए। अगले हफ्ते तक ये आप सब पूरा काम कीजिए। चलो आगे चलते हैं। तो ये संसर्ग और सन्निपात कल्पना आपने समझ ली। संसर्ग कितने होते हैं, 2 दोष के, और सन्निपात कल्पना, ये सब समझ लीजिए। उसके बाद आता है साध्य साध्यता सामान्य। एक दोषानुगम साध्यम द्विदोषम याप्य मुच्यते, यत्रिदोषम असाध्यम तन्मंदाग्नेर अतिवेगवत व्याधि भी क्षीण देवस्य वृद्धस्य अनशनस्य। त्रिदोष का भी असाध्य होता है,
मंदाग्नि वाला जो होता है उसका भी असाध्य होता है, अति वेगवान जो होता है उसका भी असाध्य होता है। व्याधि भी क्षीण देहस्य। अब व्याधि भी क्षीण देहस्य यानी ये जो रक्तपित्त है ये परतंत्र रक्तपित्त की चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि मैलिग्नेंसी होती है कुछ, या लिवर का सिरोसिस होता है, या कुछ मूल व्याधि अलग ही होता है, या कभी कभी अभी ये रेडिएशन थेरेपी चलती रहती है या कुछ कीमोथेरेपी चलती रहती है, उसके बाद ये रक्तपित्त का प्रादुर्भाव दिखाई देता है। तो उसका कारण है व्याधि भी क्षीण देहस्य वृद्ध से अनशनस्य। अभी यहाँ पे आपका चिकित्सा का एक अनुरोध ही बदल जाता है। अगर ये व्याधि भी क्षीण देहस्य है तो पहली तो बात ये है कि असाध्य है। अब असाध्य जो है वहां पे भी चिकित्सा जो करनी है वहां पे आपको आहार को प्राधान्य देना पड़ेगा, ना कि औषध को, क्योंकि चरक का ही सूत्र है भेषज क्षपिते पथ्यम आहारैरेव ब्रूहणम। अभी जो व्याधि भी क्षीण देह से जो अगर हुआ है तो आपको ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा आहार पर, ना कि औषधि पर। तो ये भी उसका एक चिकित्सा का अनुरोध हो गया। अभी ये हमने किससे किया, तो इसकी तंत्रयुक्ति है। तंत्रयुक्ति का नाम मैं नहीं बताऊंगा। ये सूत्र कहाँ पे आया है आप ही पता कर लीजिए। क्या सूत्र है वो, भेषज क्षपिते पथ्यम आहारैरेव ब्रूहणम। भेषज से क्षपित हुआ है देह, वहां पे आहार से ही ब्रूहण करते हैं। तो अगर ये रक्तपित्त आपको कुछ व्याधि से, व्याधि के परिणाम से या केमोथेरेपी या इससे कुछ परिणाम से अगर आपको दिखाई पड़ता है तो वहां पे आपको चिकित्सा करनी पड़ेगी ज्यादातर आहार से, या आहार और औषध जैसे कि दूर्वा सिद्धघृत। और उसके बाद आपको प्रावधान करना पड़ेगा दवाइयों का। पहले प्रावधान सबसे ज्यादा क्या करना पड़ेगा कि इसका आहार की सुधारणा कीजिए, और आहार के बाद उसका बारी आती है उसके दवाइयों की। ये सब किसे पता चला हमको, व्याधि भी क्षीण देहस्य वृद्धस्य अनशनस्य। जिन्होंने खाना नहीं खाया है और रक्तपित्त हुआ है तो यहाँ पे आपको चिकित्सा का प्रावधान ही बदलना पड़ेगा, पूरा का पूरा दृष्टिकोण ही बदलना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं 15वें श्लोक में। तो गति, उसकी गति बताई है, गति प्रकारानुसार साध्यता बनाई है। गति प्रकारानुसार साध्यता जो बताई है उसके भी आपको, और 22वें श्लोक तक ये साध्यता वो एक मार्ग से नाति वेगम नवोत्थितम रक्त सुखे काले साध्यम सत निरुपद्रवम। जिसके उपद्रव नहीं हुए हैं ऐसा साध्य होता है, इतनी चर्चा यहाँ पे की है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पूरा का पूरा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमने लिख दिया है उसी पर एक नजर इस नजरिए से डालें। जो हमने जो टेबल बनाए हैं कि चलो गतिर ऊर्ध्वमादशयो रक्तपित्त दर्शिता ऊर्ध्व सप्तविध द्वारा द्विद्वारा तो अधरा गति। ये ऊर्ध्व गति है या अधोगति है। क्लिनिकल में क्या क्या देखा है हमने, कि हमने वो प्लीहा चेक की है, यकृत चेक किया है, और प्लीहा चेक करके देखा है कि ये ऊर्ध्व गति है, तो वो पेशेंट कैसा दिखाई देगा। प्लीहा देखी है और उसके गुदा से रक्त परिवर्तन प्रवाह हो रहा है, तो उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा। अगर महिला है तो महिला का आपको व्यवच्छेद करना पड़ेगा कि ये उसकी रजः प्रवृत्ति का रक्त प्रवर्तन हो रहा है या रक्तपित्त का अलग ही प्रवर्तन हो रहा है। ऐसी एक केस मैंने देखी थी, एक अचानक मुझे कॉल आ गया, तो उसके कहा कि अभी 3 दिन ही हो गए हैं और 3 दिन में उसके पीरियड्स वापिस शुरू हो गए। लड़की थी, एथलीट थी। तो मैंने कहा ये पीरियड्स नहीं शुरू हो सकते 3 दिन में वापस। तो बाकी पता चला कि वो एथलीट थी तो स्प्रिंट करती थी 100 मीटर के कुछ दिन में 10 या 20 या 50 तक 25 तक 50 नहीं 25 तक स्प्रिंट मारती थी। तो स्वाभाविक था इतना जो अगर ये वात पित्त का आधिक्य होगा तो स्वाभाविक था रक्त उस पर उसका परिणाम तो होगा ही रुक्कों पर। रुक्क के परिणाम से वहां से रक्त निकलना शुरू हो गया।
तो ये रक्तपित्त ही था। तो मैंने उनको बता दिया कि अभी ये करो, ठहर जाएगा रक्त, तो वो ठहर गया। मतलब क्या है, जब महिला आती है रुकना, तो आपको, और जो अगर उस काल विशिष्ट का ध्यान रखना पड़ेगा, और महिला की वयो विशेष का ध्यान रखना पड़ेगा, और उसका व्यवच्छेद आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 23। अभी पहले तो सामान्य निदान बता दिया, अभी 23 और 24 में उसके कुछ दोष की विशेषता और गति की विशेषता बताई गई है। अब दोष की विशेषता यह है कि ऊर्ध्वग जो होता है कफ संसृष्ट होता है, और अधोग जो होता है मारुतानुग होता है। अब इस शब्दों पर ध्यान दीजिए। ऊर्ध्वग जो होता है कफ संसृष्ट होता है। संसृष्ट शब्द का अर्थ आपके दिमाग में तय कीजिए, और उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकल उसकी महत्ता ध्यान में रखिए। कफ के साथ ऊर्ध्वग जो रक्तपित्त होगा, यानी मुंह से आने वाला, नाक से आने वाला, कान से आने वाला, नासा से आने वाला या आंखों से आने वाला, ये कफ संसृष्ट होगा। और अधो जो होगा वो मारुतानुग होगा, मारुत का अनुग होगा, मारुत के पीछे चला जाएगा। तो स्वाभाविकतः ऊर्ध्वजोग जो होगा उसका प्रवर्तन कैसी गति में दिखेगा, ऐसी वो पूरी की पूरी, अगर उसमें ऊर्ध्वग है, नासा से रक्तस्राव हो रहा है, और नासा से रक्तस्राव ऐसा बूंद 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 नहीं आ रहा है क्योंकि एक पूरी की पूरी धारा लग गई है, तो इसका मतलब ये रक्तपित्त ये निज नहीं है, आगंतु है। एक कारण हो सकता है कि कुछ मार लगी है और उसके कारण ये रक्त इतने स्पीड से आ रहा है, और नहीं तो ये कुछ परतंत्र है, अंदर कुछ विकृति हो गई है, कुछ अंदर कुछ ये हो गया, क्या बोलते हैं उसको, मस्तिष्क का कुछ आघात वगैरह हुआ है, और उसके कारण या मस्तिष्क की ये फटी है, इसके कारण ये रक्त प्रवाह होगा। नहीं तो स्वाभाविक जो रक्तपित्त होगा, रक्तपित्त व्याधि से जो नासागत रक्तस्राव या कर्ण से रक्तस्राव आएगा, वो ऐसा बूंद 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 आएगा, ना कि गति युक्त आएगा। ठीक है ना, ना कि गति युक्त आएगा, क्योंकि वो कफ संसृष्ट होता है। ये कफ की अपनी गति नहीं है, वो मंद प्रधान है, मंद गुण प्रधान है। तो ऐसा थोड़ा 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 ही आएगा, उसको गति नहीं होगी। अगर वो नासा से स्पीड से आता है, कहाँ से स्पीड से आता है, इसका मतलब ये स्वाभाविक रक्तपित्त नहीं है, या तो परतंत्र रक्तपित्त है या कुछ आघात हुआ है। ये आपको पता चला। इसको क्या बोलते हैं, तंत्र युक्ति को, इसको उभ तंत्र युक्ति कहते हैं। उसी तरह अगर ये मारुतानुग होता है, मारुत अनुग होता है, मारुत के पीछे चला जाता है, तो पहले क्या बाहर निकलेगा, थोड़ा सा मारुत निकलेगा, उसके बाद रक्त आ जाएगा। यानी कि अगर मूत्र मार्ग से ऐसा थोड़ा 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 बूंद बूंद बूंद, या गुदा मार्ग से बूंद 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 स्राव होता जा रहा है, इसका मतलब ये बूंद बूंद जा रहा है, तो ये मारुतानुग नहीं है। तो यानी कि ये रक्तपित्त होने की संभावना कम है। इसके लिए हमें कुछ अलग से व्याधि को देखना पड़ेगा, या तो ये रक्तपित्त परतंत्र होगा, नहीं तो उपद्रव हो सकता है। अगर मूत्र मार्ग से एक थोड़ा सी गतियुक्त या गुदा मार्ग से गतियुक्त मारुत अनुग ऐसी रक्त की प्रवर्तन होती है, तो शायद ये रक्तपित्त हो सकता है। द्विमार्गम कफ आता है अभियान, एक ही समय अगर आपको दोनों मार्गों से ये पता चलेगा, तो आपको व्यवच्छेद करने का दोनों भी हो सकते हैं। यानी कि अगर एक ही बार नासा में से भी स्राव हो रहा है, गुदा में से भी स्राव हो रहा है, तो आप व्यवच्छेद कर सकते हैं कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ
पे इस तरीके से यहाँ से बूंद बूंद टिपक रहा है और यहाँ से गतिमान हो रहा है, यानी कि ये द्विमार्ग गति है उसकी। ठीक है, अभी अभी उसकी चर्चा चिकित्सा की शुरू हो जाती है। अभी सिर्फ आपके पास एक 40 मिनट है, मुझे नहीं लगता आज आधे घंटे में 30 मिनट में नहीं पूरा हो जाएगा, जितना होगा उतना कर लेते हैं। तो अभी 25वें श्लोक से आगे चिकित्सा की सूचना देना शुरू कर देते हैं। अक्षीण बलमासस्य रक्तपित्तम यद अश्नतः तस् दोष दोषमुत्कृष्टम नादौ स्तंभनमर्हति। जिसके क्षीण बल या मांस क्षीण नहीं है, यद अश्नतः तद दोषमुत्कृष्टम, वो जो होता है जिसके बल मांस क्षीण नहीं है, उसके खाने के बाद अगर रक्तपित्त होता है तो दोष ने दुष्ट किया हुआ है, वो रक्तपित्त ही है वो, लेकिन दोष ने दोष्ट किया है। नादौ स्तंभन मरहति, जाने दीजिए उसको। कब तक जाने दीजिए? क्षीण बल मांस, ये आप पहले तय कीजिए कि इसका बल या मांस क्षीण नहीं हुआ है। मांस क्षीणता तो बहुत दिनों से चलती होती है, लेकिन बल जो क्षीण हुआ है वो, उसके लिए आपको कुछ व्यायाम किया है या उसने पहले कुछ व्यायाम किया है, तगड़ा व्यायाम किया है और खाने को बैठ गया है, ये सब पूछना पड़ेगा आपको। ये सब प्रश्न परीक्षा में आ जाएगा कि इसका क्षीण मांस पहले से ही है या तत्कालीन क्षीण मांस है। इसके लिए आपको कुछ दर्शन स्पर्शन प्रश्न परीक्षा, एक पूरी साइकिलिंग करके आया है, 30-40 किलोमीटर साइकिलिंग करके आया है, या एक 10 किलोमीटर की दौड़ लगा कर आया है और खाने बैठ गया, तो वो क्षीण बल होगा। तो उसका रक्तपित्त हो तो स्तंभन करना पड़ेगा। लेकिन कुछ खाया पिया नहीं है, वैसे ही बैठ गया खाने के लिए और कुछ ज्यादा ही थोड़ा नॉनवेज खा लिया या ज्यादा तीखा खा लिया और अचानक से रक्तपित्त यह प्रादुर्भूत हो गया, या गुदा मार्ग से या मुख मार्ग से या नासा से या कान से या आंखों से, तो दोष दृष्टि का ये कारण है और आप वहां पे स्तंभन ना करें। ठीक है, और अगर आप स्तंभन करते ही है तो क्या होता है? गलग्रहम, पूतिनस्यम, मूर्छाम, अरुचिम, ज्वरम, ये सब उसके कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, उसके उपद्रव होते हैं। अगर ऐसा दोष का दुष्ट और उत्कृष्ट आप स्तंभन करते हैं तो। बहुत बार ऐसा होता है कि शाखा कोष्ठगति एक भूल जाते हैं हम। शाखा कोष्ठगति के सूत्र आपको याद है, मैं उसकी याद नहीं दिलाना चाहता, लेकिन चिकित्सा करते समय हमें यह देखना पड़ता है कि दोषों की यहाँ पे शाखा गति है कि कोष्ठगति है। विशेषतः पेट के जो बीमारी होती है, अम्ल पित्त हो, ग्रहणी हो, अतिसार हो, इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है दोष दुष्टम उत्कृष्टम। बहुत बार ऐसा दिखाई पड़ता है अम्ल पित्त के पेशेंट को या ग्रहणी के कि जब हम चिकित्सा शुरू करते हैं तब उसको मल प्रवृत्ति का दाह नहीं होता, लेकिन चिकित्सा शुरू करने के बाद उसको दाह शुरू हो जाना शुरू होता। तो अभी यहाँ पे व्यवच्छेद करना पड़ता है कि ये जो दाह शुरू हुआ है वो पित्त निकलने के कारण हो रहा है मल प्रवृत्ति का, या पित्त निकल नहीं रहा है। नहीं तो ये क्या हो सकता है, वो स्थानिक पित्त विकृति होती। अगर आप वहां पे ये पित्त का दाह हो रहा है इस ऐसा एक अपने दिमाग में रखकर आप शीत चिकित्सा दे देते हैं उसको, तो वापिस ये रक्त वापिस जो जा रहा है बाहर निकल के वो वहां पे कोष्ठ में ही ठहर जाएगा। इसलिए इस पर ध्यान देना पड़ता है कि दोष दुष्टम और उत्कृष्टम अगर स्वाभाविक रूप से बाहर जा रहा है कोई भी दोष, तो उस पर आप उपेक्षा ही करें। अब ये उपेक्षा करने का काल निश्चित है, कितनी देर तक उपेक्षा करें। अगर आप ऐसे ही 8 दिन तक उपेक्षा करते रहे तो मुश्किल है, लेकिन उपेक्षा करने का भी एक काल आपको तय करना पड़ेगा। अभी इसका भी एक सूत्र दिया है,
तस्माद उपेक्षा बलिनो बलदोष विचारिणा। बल और दोष, स्वाभाविक रूप से उस पेशेंट का बल और दोषों का बल, इसका विचार करके आपको उपेक्षा करनी है। उपेक्षा का एक काल निश्चित करना है आप, ठीक है। अभी उसके आगे एक मूलभूत सूत्र दिया है कि प्रायेण ही समुत्कृष्टम आमदोषात शरीराणाम वृद्धिम प्रयाते पित्त असुर अस्मित लंघम आदित। प्राय क्या होता है कि जो पित्त का क्षय हुआ है, उसके बाद प्रकोप हुआ है, उसके बाद प्रसरावस्था में गया है और रक्त में प्रविष्ट किया है, ये पित्त में रक्त प्रविष्ट, पित्त रक्त में प्रविष्ट हुआ है, तो ये सब आमदोष के कारण ही होता है। तो यहाँ पे क्षय की उपेक्षा की गई है, प्रकोप की उपेक्षा की गई है, इसलिए होता है। इसलिए आप क्या पहले क्या करें, लंघन करें। तो लंघन से कोष्ठ शाखा पर क्या गति पर असर पड़ता है आपको मालूम है। उसके बाद क्या करें कि मार्गो, मार्ग क्या है, दोषानुबंध और निदान प्रसमीक्ष लंघनम रक्त पित्तादो तर्पणम व प्रयोजय। चलो आपका एक और ये शुरू हो गया। आपको अभी क्या करना है, वापिस एक बार कंप्यूटर होगा या आपका टेबल बनाना है। मार्गव दोषानुबंधम निदानम प्रसमीक्ष लंघनम तर्पणम व प्रयोजयेत। अब थोड़ी एक बात बता देता हूं और उसके बाद टेबल की चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पे लंघनम तर्पणम व प्रयोजयेत, ये व शब्द आया। अभी ऐसा है कि व शब्द तो विकल्प बताता है, लेकिन उसका मूलभूत जो दृष्टिकोण है उसमें दो मूलभूत दृष्टिकोणों का एक अंतर होता है। दो अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। एक तो मीमांसकों का दृष्टिकोण है और दूसरा वैयाकरणों का दृष्टिकोण है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि ये दोनों हमारे आयुर्वेद में जैसे कि तैसे उपयुक्त होते हैं, लेकिन हमें ये व्यवच्छेद करना पड़ता है कि इस वा का या इस विकल्प का जो मतलब है वो हम किस दृष्टिकोण से हम तय करें। अभी दृष्टिकोण एक जो मीमांसकों का है वो ये बताता है कि विकल्प तब आता है जब तुल्य बलता हो। विकल्प जब आता है तब तुल्य बलता होती है, ऐसा मीमांसकों का दृष्टिकोण अपना है। अब ये अपना उनका है, यानी कि यहाँ पे लंघन और तर्पण मीमांसकों के दृष्टिकोण से देखे तो ये लंघन और तर्पण का तुल्य बल है। लंघन जितना बलशाली है इस चिकित्सा के पूरे परिप्रेक्ष्य में, उतना ही तर्पण ही परिप्रेक्ष्य में उतना बलदायी है। और वैयाकरणों का जो है वो अपनी मर्जी के अनुसार, आपको ये चाहिए ये ले लो, वो चाहिए वो ले लो, ऐसे उनका दृष्टिकोण है कि आपको ये शब्द इस्तेमाल करना है करो चलेगा, या आपको चतुर्थी चाहिए ले लो, विकल्प से दोनों हो सकती है। तो ये आपकी मर्जी के अनुसार हो सकता है वैयाकरणों का विकल्प, लेकिन मीमांसकों का विकल्प तुल्य बलता जब हो तभी आता है। ये दो दृष्टिकोण अलग अलग है। अभी हमें यहाँ कौन से दृष्टिकोण से आगे चलना है ये आप उसका एक चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि इसकी प्री कंडीशन हमें दे दी है कि मार्गो दोषानुबंधम निदानम प्रसमीक्ष लंघनम तर्पणम व प्रयोजित। अभी यहाँ पे आपको एक इन दोनों विकल्पों का एक समन्वय करना पड़ेगा कि यानी ये भी ये दोनों तुल्य बल है, ये चाहे तो ये ले लो, ऐसे नहीं है बात। इसको आपको कहाँ पे कौन सा वाला लंघन, कहाँ पे कौन सा वाला तर्पण, ये तय करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपका एक टेबल शुरू हो जाता है। लंघन के प्रकार है, तर्पण के प्रकार है।
तो मार्ग के अनुसार कौन सा लंघन करे या कौन सा तर्पण करे, दोषानुबंध के अनुसार कौन सा लंघन करे या कौन सा तर्पण करे, और निदान के अनुसार कौन सा लंघन करे और कौन सा तर्पण करे। तो आपका काम शुरू हो गया। कॉलम में लिखिए मार्ग, उसके नीचे लिखिए दोषानुबंध, उसके नीचे लिखिए निदान, आगे वाले रो में लिखिए लंघन, उसके आगे लिखिए तर्पण। तो कौन से मार्ग में कौन सा वाला लंघन, कौन से मार्ग में कौन सा वाला तर्पण, कौन से दोषानुबंध में कौन सा वाला लंघन, कौन से दोषानुबंध में कौन सा वाला तर्पण, ये सब आपको पहले एक आपकी फ्रेम बना लीजिए। उसके बाद शुरू होता है ये आगे वाला। ये कुछ पहली फ्रेम आपकी बन गई ना, एक फ्रेम जो आपकी बन गई, दिमाग में फ्रेम बन गई, तो आपका ग्रंथों का अध्ययन उसी फ्रेम के अनुसार चलता है। नहीं तो क्या होता है कि हम ग्रंथ पढ़ते जाते हैं और उसमें से स्टैंड अलोन कोई सूत्र उठाते हैं और उसकी अपने मर्जी के अनुसार उसका इस्तेमाल करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी हमको ग्रंथ पढ़ना है तब हर एक सूत्र की अपनी अपनी एक फ्रेम बनती जाती है। जैसे कि हम विंडोज है, तो जब हम इंटरनेट ओपन करते हैं तब पोटेंशियली हर एक विंडो ओपन हो सकती है। एक बार हम 10-12 विंडोज ओपन कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी पे यहाँ पे हमने एक कर लिया, तो क्लिक हियर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, वहां पे क्लिक कर लिया, वो पढ़ा, उसके बाद आता है अरे क्लिक हियर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, उस पर क्लिक कर लिया। तो ऐसे ही ग्रंथ पढ़ना चाहिए। जैसे कि हम वेब सर्च कर रहे हैं, ऐसे ही ग्रंथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि पहली फ्रेम से दूसरी फ्रेम, दूसरी फ्रेम से तीसरी फ्रेम, ऐसी हमारी एक देखने की एक नजरिया ही बदलता जाता है। और वो बदलते नजरिए से हम अगर देखें तो एक ग्रंथों के पढ़ने का एक बिल्कुल अलग ही आनंद मिल जाता है। ये आप अनुभव कर सकते हैं, मैं सिर्फ ऐसे बताने की बात नहीं है, ये आप अनुभव कर सकते हैं कि अभी ये मैंने जो बताई अभी फ्रेम, पहले भी हमने 2 फ्रेम बनाई है, अभी ये और एक फ्रेम बता रहा हूं मैं कि मार्ग, दोषानुबंध, निदान, इसके अनुसार कौन से वाला लंघन, कौन से वाला तर्पण। तो लंघन के प्रकार कितने होते हैं ये देखने के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा। उसको क्या कहते हैं, तंत्र युक्ति को आपको मालूम है। तर्पण क्या होता है इसके लिए आपको शब्दकोश देखना पड़ेगा, और तर्पण किस तरीके से किया जा सकता है ये भी आपको देखना पड़ेगा। अभी उसके आगे चलते हैं। उसके आगे 31वें श्लोक से आगे लिखते हैं रेमेर चंदनो शीर तद्या तोयम पिपासवे वगैरह वगैरह वगैरह। अभी यहाँ पे शब्दों पर ध्यान देने की जरूरत क्यों होती है। अभी यहाँ पे दद्या तोयम पिपासवे, अभी यहाँ पे शब्द प्रयोग हुआ है पिपासा, नहीं तृष्णा। अभी यहाँ पे थोड़ा भेद जान लीजिए आप कि पिपासा और तृष्णा में मूलभूत अंतर है। पिपासा यानी पीने की इच्छा, और तृष्णा, तृष्णा तो परंपरा से हम पानी पीने की इच्छा कहते हैं, लेकिन तृष्णा में एक मानसिकता का भाव ज्यादा है। आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे, तन्हा तन्हा यहाँ है जीना, या बहुत से गानों में तन्हा शब्द बोलते हैं। तो जो तन्हा शब्द है वो तृष्णा का अपभ्रंश है। तृष्णा में मानसिक भाव ज्यादा होती है, इसलिए धन की तृष्णा होती है, कुछ भौतिक संपत्ति की तृष्णा होती है। मुझे आज कंप्यूटर चाहिए, कल लैपटॉप चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। ये सब तृष्णा के कारण होता है। और पिपासा का मतलब, तो तृष्णा कहे अगर तो तृष्णा एक बड़ा सेट है, और पिपासा उसमें का पानी पीने की इच्छा या कुछ द्रव पीने की इच्छा, ये छोटा सा सबसेट है। और ये अभी जो चर्चा हो रही है वो पिपासा की चर्चा हो रही है, तृष्णा की नहीं। ठीक है। तो अभी ये दिया है कि रिबेरे चंदनो शीर मुस्तपर्पटकई ही श्रुतम। अभी रिबेरे चंदनो शीर मुस्तपर्पटकई ही, ये एक सामासिक शब्द है। इसका मतलब इसमें घटक
कितने प्रमाण में लेने हैं, सब लेने हैं कि नहीं लेने हैं, इसका पता आपको चलना चाहिए। मैं नहीं बताऊंगा। ये सब एक सामासिक शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है आप लिख लीजिए। रिबेरैहि, चंदनैहि, शिरैहि, पुस्तैहि, पर्पटकैहि, ऐसे अलग अलग उसका आख्यान नहीं किया है। रिबेर चंदनो शिर मुस्त पर्पटकैहि श्रुतम, एक द्वंद्व समास में इन सब की समाविष्ट किया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है ये आप लिख लीजिए। अभी यहाँ पे भी केवलम श्रुत शीतम व तोयम पिपासा वेदत्या, केवलम श्रुत शीतम व, तो इससे श्रुत किया हुआ, नहीं तो श्रुत शीत किया हुआ। वापिस एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, और ये सब करना किससे है, तो मार्गम दोषानुबंधन च निदानम प्रसमीक्ष च, तो मार्ग देखना है, निदान देखना है, दोषानुबंध देखना है, और उसके बाद आपको तय करना है कि श्रुत शीत देना है जल, या रिवेर चंदनो शीर मुस्त पर्पटक ही श्रुत किया हुआ देना है। तो ये आपको मार्ग, दोषानुबंध और निदान तय करके देना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे।